हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 के हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लिया है वीडियो में। तो आप जाइए और जाके प्लेलिस्ट ओपन करिए तो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। तो हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हम एक सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हमें इन शॉर्ट हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा सबसे पहला है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड डैश। अब मैंने बताया था आपको कि जो एक ही क्रॉप को हम ग्रो करेंगे एक बड़े स्केल पे, एक बड़े पैमाने पे, और सेम काइंड, उसे हम कहेंगे हम उसे कहेंगे क्रॉप। ठीक है, क्रॉप। तो एक टाइप से इसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी क्रॉप की। ठीक है, और आपको डेफिनेशन लिखने का मतलब आप ये भी लिख सकते हैं। तो अब हम सेकंड देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ सॉइल। और सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमने पढ़ा था ना कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, तो ये वही है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क। ओके, हमारा सी पार्ट है, डैमेज सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ फ्लो वाटर। अब आप सब जानते हैं कि डैमेज सीड मतलब जो खोखले सीड होते हैं अंदर से, मतलब वो खराब होते हैं। तो वो अंदर से खराब होंगे तो क्या करेंगे? वो फ्लोट करेंगे पानी के अंदर, बस। अब ये ना, अगर मान लीजिए पॉइंट्स मांगा जाएगा आपसे कि सीड के बारे में कुछ बताओ, तो एक पॉइंट आपका ये भी हो सकता है कि डैमेज सीड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। ओके, हमारा डी पार्ट है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। अब देखिए, हमें क्रॉप उगाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, और न्यूट्रिशन चाहिए होता है। सॉइल एसेंशियल। अगर उसमें से अगर वाटर नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो उगेगा नहीं, और सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अपना फूड नहीं बना पाएगा। तो मतलब तीनों चीज़ एसेंशियल है उस प्लांट के लिए। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग करना है हमें इसके अंदर। तो हमें चलो ये बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि खरीफ क्रॉप में, हाँ, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स क्या हैं मेरे? तो सही कहा आपने। खरीफ क्रॉप का मेरा एग्जाम्पल है पैडी एंड मेज, और रबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? वीट, ग्राम एंड पी। आपसे पूछा है कि खरीफ सीजन में कौन कौन से क्रॉप उगते हैं, तो आप पैडी एंड मेज लिख सकते हैं, और रबी रबी सीजन में आप क्या लिख सकते हैं? वीट, ग्राम एंड पी। अब हम देखते हैं थर्ड, हमें मैच करना है केमिकल फर्टिलाइजर। इसमें हमारा कौन है? फूड फॉर कैटल नहीं, यूरिया एंड सुपर सल्फेट, ये हमारा हमारा केमिकल फर्टिलाइजर है। और ये आपकी डेफिनेशन हो सकती है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी व्हाट इज अ केमिकल फर्टिलाइजर, या फिर व्हाट इज केमिकल फर्टिलाइजर, तो आप ये लिख सकते हैं, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। तो फोर्थ हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर। हमारा क्या होता है ऑर्गेनिक? मतलब जो हमारा प्लांट वेस्ट हो सकता है, एनिमल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, काउ डंग हो सकता है, यूरिन हो सकता है। तो ये सब हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अब मैंने कहा था ना आपको कि अगर आपसे कुछ पूछा है कि खरीफ क्रॉप में कुछ एग्जांपल दो, या फिर रबी क्रॉप में कुछ एग्जांपल दो, तो ये वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया। तो देखिए, इसमें बोला गया है कि गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अभी हमने ऊपर जस्ट पढ़ा खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? पैडी। रबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? वीट एंड ग्राम। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। Write a paragraph in your own words on each of the following: preparation of soil, sowing, weeding, threshing। अब जी है ना, ये बल्कि आपको खुद लिखना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन। फोर्थ के आंसर आपको खुद लिखना चाहिए, लेकिन आपको समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ठीक है, बाकी तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो खुद से लिखने का मजा है ना, वो दूसरों को देख देख के लिखने में मजा नहीं आता। ठीक है, सबसे बताना है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना प्रिपेयर सॉइल के जिसमें क्रम्प होते हैं, जितने भी वो क्या बोलते हैं, मिट्टी के ढेले होते हैं, वो टूट नहीं पाते। अब अगर वो नहीं टूट पाएंगे तो उसमें जितने भी प्लांट्स उगने, वो उसकी रूट्स नहीं पकड़ पाएंगे, और उसमें जितने भी वो है ना माइक्रोब्स, वो नहीं आ पाएंगे, और उसे सॉइल को लूज करना भी हमारा बहुत ज़रूरी होता है, ताकि माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म एंटर कर सके।
अब जो लूजिंग द प्रोसेस ऑफ लूजिंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्रेगिंग ऑफ सॉइल। अब जो टिलिंग हमें टिलिंग करना पड़ता है पहले सॉइल में, क्यों? ताकि वो अच्छे से खुरदरी हो जाए और उसमें हम लोग सीड डाल सकें और उसमें अच्छे उसमें स्पोर्स बन जाए छोटे छोटे, ताकि उसमें सीड एंटर कर सके, ठीक है। तो बस यही है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा प्लग के थ्रू होता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं सोइंग। अब जो सोइंग है ना, अनदर इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्शन, मतलब सारे स्टेप इम्पोर्टेंट है लेकिन फर्स्ट स्टेप इम्पोर्टेंट, फिर सेकंड स्टेप ये सोइंग इम्पोर्टेंट, ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। तो सोइंग इज वेरी इम्पोर्टेंट हमारा काम है। इसमें होता क्या है ना, हाँ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ सीड ऑफ द सॉइल फॉर द ग्रोथ। अब ना सीड को ना, हाँ, स्टेप बाय स्टेप मतलब एक मशीन के थ्रू रखते हैं। और हमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड भी जानना होता है। और मैं इस सीड को ऐसे नहीं कहीं पे लेके सीड फेंक दिया, नहीं। अब जो सीड है ना, हम सीड को सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो सफिशिएंट रखना होता है हमें। सफिशिएंट मतलब उसे हमें क्या करना होता है, सीड है ना, हाँ, उसको एक एक्चुअल प्लेस पे रखना होता है। ये नहीं कि दो सीड को सटा के रख दिया और जब वो दोनों उगेंगे तो दोनों आपस में लड़ेंगे कि नहीं मुझे पहले खाना चाहिए, नहीं पहले मुझे धूप चाहिए, तो ऐसे लड़ेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उन दोनों को सफिशिएंट सनलाइट के लिए हमें उन दोनों को दूर दूर रखना पड़ता है, हर डिस्टेंस पे रखना पड़ता है, ओके। आजकल क्या होता है, सीड ड्रिल्स दैट मेक द ट्रैक्टर्स एंड दैट सोइंग सीड। अब जो सीड ड्रिल्स है ना, ट्रैक्टर्स में आ चुके हैं जो सोइंग करते हैं। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी इसमें एक्सप्लेनेशन वीडियो में, हाँ। द टूल डिसअपियर सीड अनफॉर्मिंग एंड द सो सीड और एट प्रॉपर डेप्थ सोइंग बाय द मेथड वाज सेव टाइम एंड प्रोडक्ट। अब देखिए पहले के टाइम में होता क्या था ना, हाँ, कि जो फार्मर्स है वो गाय के थ्रू ना एक फनल के थ्रू सीड डालते थे, उनमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया है, ट्रैक्टर से ही हम सीड डाल सकते हैं। और उसमें से उसकी ना क्या हो सकता है, ट्रैक्टर से सीड डायरेक्ट सॉइल के अंदर जाएंगे। पहले क्या करते हैं, वो फनल के अंदर डालते थे और वो ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन उससे उससे घाटा क्या था कि कोई भी चिड़िया आके उसे खा देता। अब ये तो है नहीं कि फार्मर अब पूरे फील्ड में घूमता रहेगा, नहीं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर के इस्तेमाल टाइम भी सेव होता है, हमारा उसकी मेहनत भी सेव होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं वीड्स। वीड्स क्या होता है हमारा, ठीक है। जो वीड्स है ना, एक ना फालतू के प्लांट्स बोल सकते हैं हम उसे, अनडिस्क्राइबेबल प्लांट, मतलब जिसे हम जानते ना, जिसके बारे में आज तक स्टडी ना की हुई, मतलब वो इलॉजिकल प्लांट्स बोल सकते हैं उसे, हाँ। अनडिस्क्राइबेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज वीड्स। अब सीड्स का अपोजिट क्या होगा, वीड्स। सीड्स मतलब अच्छे, वीड्स मतलब गंदे, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो वीड है ना, हाँ, ये मैंने प्लांट्स के साथ साथ उग जाते हैं। और द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीडिंग, वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स, ठीक है। वीडिंग हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम वीड्स को हटाते हैं, हम वीड्स को काटते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एंथेनम, पैराथेनम एक्सेट्रा सम कॉमन वीड्स। ये हमारे कॉमन वीड्स के कुछ नाम है, दो थोड़ा अजीब नाम है, आप जरा बस लिख लेना, ठीक है। Are some common weeds. Weeds completely with crops and nutrition, lights and space. अब जो weed है ना, उसको भी complete पूरा light चाहिए होता है, उसको food चाहिए होता है, उसको nutrition चाहिए होता है, उसको water चाहिए होता है। अब इसलिए हम बोलते हैं कि weed को काट, ताकि वो जो जितना है उस सीड को ना, हाँ, सीड में का न्यूट्रिशन ले लेते हैं, मतलब उस सीड का खाना छीन लेते हैं वीड से। A result crop plant get less nutrition and the space development. This is turn reduce the productivity. These various weeds method are the employees. अब मैंने बताया ना आपको कि जिसकी वजह से ना उस सीड को ना न्यूट्रिशन ये सब मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता, और ग्रोथ नहीं करेगा तो हमें वो फल फ्रूट नहीं देगा, मतलब वो जो भी वो देना चाहता है। अब कुछ यहाँ पे कुछ वीडिंग मेथड दिए गए हैं। वीड हम कंट्रोल कर सकते हैं वीडिसाइड से, मैं बस आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, वीडिसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो वीडिसाइड है वो क्या है, केमिकल्स हैं बहुत सारे, केमिकल से कर सकते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग क्रॉप हेल्प्स इन रिमूविंग वीड्स। हमें टिलिंग करना चाहिए सबसे पहले सॉइल को करने के पहले, ताकि जितनी भी खराब सीड है पहले वो अंदर चले जाए और दब जाए। द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग, हम खुरपी से निकाल सकते हैं वीड्स को, तो ठीक है, बस आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है, खुद से लिखना है आपको, ठीक है, बुक से निकाल के। हम पढ़ते हैं थ्रेशिंग क्या है। थ्रेशिंग जो हमारा प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स और सीड फ्रॉम चाफ। और थ्रेशिंग प्रोसेस है जिसमें सेपरेशन करते हैं ग्रेन और सीड फ्रॉम चाफ। मतलब जो होते हैं ना, कभी आपने देखा होगा गाँव में, हाँ, कि एक मशीन आती है जिसे विनोइंग कॉम्बाइन मशीन आती है, हाँ। उसमें क्या होता है, सीड्स सीड्स और चाफ को अलग अलग करते हैं। सीड चाफ
फ्रॉम चाफ ग्रेन्स को अलग अलग करते हैं, मतलब जो होते हैं ना वो घास फूस सबसे पूछते हैं, वो घास फूस और सीड अलग अलग करते हैं उस मशीन के थ्रू। ये हार्वेस्टिंग के बाद हमारा होता है, और जो यूजुअली ये कैरिड आउट होता है मशीन नोन एज कॉम्बिनी होता है, ठीक है। मशीन हमारा, दिस मशीन इज कॉम्बाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर, इट्स हार्वेस्टर्स प्लांट्स एज वेल एज क्लीन्स ग्रीन्स, और उसकी हमारे प्लांट्स अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। तो भाई साहब ये क्वेश्चन बड़ा ही वो है, मतलब पेपर में तो आके रहेगा आपके, कुछ भी कर लो आप। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहले पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र क्या होता है हमारा। तो हम इसको छोड़ के हम बुक वाला फर्टिलाइज़र पढ़ते हैं और मेन्यू पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, तो आपको किसी गाइड वाइड से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में जाओगे, ठीक है। अगर आपकी बुक में नहीं दिया तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आप पावरफुल करके लिखे करिए यूट्यूब में। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र होता क्या है। जो है फर्टिलाइजर ना एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सेल्ट है, मतलब इनऑर्गेनिक है, साफ साफ इसमें ये कहा गया है। और फर्टिलाइजर बनता कहाँ है, ये हमारा फैक्ट्री से बनता है, और ये हमारा सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। और फर्टिलाइजर ना आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, मतलब फर्टिलाइजर में सब नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम वो देता है प्लांट्स को। अब हमने देख लिया फर्टिलाइजर क्या क्या करता है और कहाँ बनता है और क्या देता है। अब हम पढ़ते हैं मैन्यूर। अब मैन्यूर ना, हाँ, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये हमें मिलता कहाँ से, ये डिकम्पोज ऑफ कैटल डंग, मतलब गाय के गोबर से मिलता है, या फिर प्लांट रेड्यूस से मिलता है, गले सड़े प्लांट से मिलता है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है मेरे बात पे है कि मैन्योर ऐसे कैसे बन सकता है, तो आप क्या करिएगा ना, जितने भी आपके पास गार्डन तो होगा, दो तीन प्लांट तो आपके पास होंगी, और उसमें जितना भी आपको छिलका निकलते हैं उससे ना छोटे से बिल्कुल छोटा गमला लीजिए, उसमें आधी मिट्टी भर दीजिए और आधे में वो जितना भी सड़ा गला है भर दीजिए, और उस मिट्टी को ढक दीजिए, और फिर उसमें सीड डालिए। अब कंपेयर करेंगे ना उस सीड को और बाकी सब सीड को, तब जो जिसमें आपने डाला था ना वो सब सड़ा गला था, वो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन होगा, उसमें ज़्यादा अच्छे से प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। तो आप एक्टिविटी करके हम करके देखिएगा, और यहाँ पर एक्टिविटी दी भी गई थी, ठीक है। और जो मैन्योर है ना फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, क्यों, और फील्ड में जितना भी होता है ना वो सब इकट्ठा करते आते हैं, फिर एक दिन उसको लेके ना गाड़ देते हैं, ठीक है, सारा। अब जो मैन्योर है हाँ प्रोवाइड करता है लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। अब ये मैन्योर लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। अब ह्यूमस सब जानते हैं ह्यूमस क्या होता है, ठीक है। अब मैन्योर इज relatively लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिशंस। अब जो मैन्योर है ना, हाँ, मतलब सभी प्लांट न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा और जानना है तो हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ मैन्योर। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, द इन इनहेंस द वाटर होल्डिंग। अब जो मैन्योर का ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इट मेक द सॉइल पर्पस ड्यू ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अभी गैसेज में भी हेल्प करता है एक्सचेंज करने में, भी इंक्रीज फ्रेंडली माइक्रोब्स भी करता है। अब देखिए, अब इनको खाएंगे कौन, फ्रेंडली माइक्रोब्स खाएंगे, अर्थ फॉर्म एंड माइक्रोब्स खाएंगे, और ये हमारे सॉइल के टेक्सचर को भी सुधारता है। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन वाले। तो हमने देख लिया फर्टिलाइजर एंड मैन्योर की डिफरेंस, तो इसमें वही लिखा है लेकिन थोड़ा अजीब लिखा है, इसलिए मैंने आपको वो पढ़ाया ही नहीं पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। हम बताना कि व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है। अब मैं इरिगेशन के दो मेथड बताने जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को हम बचा सकते हैं, ठीक है। तो हम चल देखते हैं इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। अब इन की इरिगेशन होता है कि उसमें पौधों को पानी देते हैं अलग अलग तरीकों से। अभी हम द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन वेरियस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन। हम डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लांट्स को इतना पानी देते हैं, इतना पानी देते हैं। अब देखिए बरसात के सीजन में बहुत कम पानी देते हैं, और गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है, और सर्दी के सीजन में थोड़ा कम, थोड़ा मिडिल पानी देना होता है, क्योंकि उस टाइम उनमें मॉइस्चर रहता है बहुत ज़्यादा। There are the various source of irrigation, well, canals, rivers, dams, various source हमारे irrigation के, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, ठीक है। अब स्प्रिंकल सिस्टम नाम से चल रहा है, स्प्रिंकल मतलब वो स्प्रिंकल होगा, बारिश की तरह होगा, और ड्रिप ड्रिप सिस्टम मतलब वो डायरेक्ट वो प्लांट के जड़ को पहुंचेगा पानी, ठीक है।
अब मैंने आपको समझाई दी इतना ये, और तो फिर इसमें आपको समझना क्या है, मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर दूंगा हल्का सा। और स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है ना, वेल से एक पाइप जाती है, हाँ, वेल से एक पाइप सप्लाई होती है, हाँ, और जो कि परपेंडिकुलर की होती है, वो हाँ परपेंडिकुलर की होती है, और उस पाइप के एंड में ना इस डॉट डॉट टाइप का बना होता है, जिसकी सिर्फ पानी के प्रेशर की वजह, जैसे ही पानी निकलेगा वहाँ से, हम प्लांट के ऊपर जस्ट बारिश जैसा होगा, प्लांट को लगेगा कि बारिश हो रही है ऐसा, ठीक है। अब ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, हम लोग पाइप को डायरेक्ट ना उसके जड़ के पास जाके रख देते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा पार्क में, हाँ, जो मोटे मोटे पाइप से डायरेक्ट वो प्लांट्स के जड़ के पास जाके रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है। और लेकिन ड्रिप सिस्टम में ना, हाँ, ये ना, हाँ, वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर, मतलब ये ड्रिप सिस्टम थोड़ा हमारा घाटा, मतलब ड्रिप सिस्टम हमारा ना कुछ पानी वेस्ट नहीं होता एट ऑल, ठीक है। हम पढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। इफ इफ wheat is sown in खरीफ सीजन what would happen, डिस्कस। अगर आपको खरीफ सीजन में वीट दिखाई दिया तो क्या होगा, तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि खरीफ सीजन में वीट नहीं हो सकता। वीट सिर्फ हमारा उगता है रबी सीजन में उगता है हमारा। तो हम बताना है, अगर आपको दिखा तो आपको क्या मतलब, आपको क्या सोचेंगे मतलब, हाँ। अब हम जानते हैं जो खरीफ सीजन है वो हमारा फ्रॉम जून टू अक्टूबर होता है। अब जो इसमें पूरे में ना डिस्ट्रॉयड होल क्रॉप माइट, और ये सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर इसमें वीट होगा। मैनी फैक्टर सच एज लेक अपीरियड टेम्परेचर अवेलेबिलिटी ऑफ पीस्ट। खरीफ सीजन इंक्लूड्स द रेनी सीजन विच इज़ नॉट फॉर ग्रोथ ऑफ द वीट क्रॉप। अब खरीफ सीजन में, हाँ, बरसात भी आती है, तो बरसात ना वीट के लिए अच्छी नहीं है। देवर वीट क्रॉप शुड बी शोन ड्यूरिंग द सीजन। अब इस टाइम ना आप देख ही नहीं सकते उस चीज़ को, ठीक है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने दे दिया। तो हम देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 8th 9th 10th 11th। ओके, तो बस हमारा होने वाला है खत्म। तो अब मैं एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप इन द फील्ड। हाँ, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी आया है ना, बुक में भी एक्सप्लेन किया था आपको। अब जो कॉन्टेशन प्लांटेशन हम करेंगे ना, एक ही फील्ड पे लगातार खेती करते जाएंगे, खेती करते जाएंगे, खेती करते जाएंगे, पूरे 12 के 12 महीने हैं। तो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो उसको न्यूट्रिशन उसका नहीं, उसमें ना न्यूट्रिशन सारे कम हो जाएंगे, और सच एज नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एक्सेट्रा उसमें कम हो जाएंगे। और जो कि प्लांट्स ना, उनकी ग्रोथ के लिए सब जरूरी होता है। और जो फार्मर जब कॉन्टिन्यूस करेगा आफ्टर द अनदर देन ऑल न्यूट्रिशन अवेलेबल। अब मैं बताया था ना, फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपने एक खेत को या फिर अपने अलग अलग खेत को 6 महीने इस खेत पे खेती करते हैं, और फिर 6 महीने इस खेत पे खेती करते हैं। वो उस खेत को छोड़ते हैं ताकि उस खेत में वापस न्यूट्रिशन वापस आ जाए, और फिर दूसरे खेत में खेती करने चले जाते हैं, ठीक है। वो अब हमें बताना है कि व्हाट्स आर वीड्स एंड हाउ वी कैन कंट्रोल देम। मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे, ये तो बस यही है वो। और जो मैंने बताया था आपको, ये रहा वो ना, वो यही है वो वीडिंग वाला। तो आपको यही वाला देखिए, मैं 1 सेकंड का स्क्रीन होल्ड करके रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ले लिया, ठीक है। मैं हल्का बताता हूँ, जो ना फालतू के प्लांट्स होते हैं और जिन्हें हम केमिकल से हटाते हैं हम कहते हैं वीड्स, और जो कि हमारे प्लांट्स का हाथ छीनते हैं, मतलब प्लांट्स की न्यूट्रिशन सारे छीन लेते हैं वो, ठीक है। अब मैं बताते हैं 10th क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लोइंग शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमें शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन का ना यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे करके दिया, हमें इसे ठीक करके बनाना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, फिर प्लगिंग करेंगे, फिर सोइंग करेंगे, फिर मैन्योरिंग करेंगे, फिर सीडिंग, फिर हम क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे, फिर हम हार्वेस्टिंग करेंगे, फिर हम सीडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री करेंगे। सो हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अगर आपको कुछ भी डाउट है, फिर कुछ भी आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है। तो मेरी तरफ से चैप्टर 1 पे ख़त्म। सो अभी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्रॉप पजल भी पढ़ाऊँ, ये वाला, ये पजल पढ़ाऊँ, वर्ड पजल, तो आप मुझे बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ताकि मैं समझा सकूँ इसको आपको। तो मेरी तरफ से चैप्टर ख़त्म हुआ, ठीक है। सो एवरीवन बाय बाय।